हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ई इनवॉइस सिस्टम की। आपको बता दें कि आजकल काफ़ी लोगों को नोटिसेज आ रहे हैं कि उन्होंने ई इनवॉइसेज इशू नहीं किए तो उनको काफ़ी पेनल्टी के नोटिसेज आ रहे हैं। तो इस वजह से आज का मेरा जो टॉपिक है वो ई इनवॉइस से रहेगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ई इनवॉइस है क्या, किसको ई इनवॉइस बनानी है, किसको ई इनवॉइस नहीं बनानी, कौन सी सप्लाई जैसी हैं जिन पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, कौन सी सप्लाई जैसी हैं जिन पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं कि अगर मैं ई इनवॉइसेज के दायरे में आता हूं और मैं ई इनवॉइसेज नहीं बनाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ई इनवॉइस के रूल क्या है। रूल 46 से रूल 55A जो है वो इनवॉइस रूल को प्रेस्क्राइब करता है, जिसमें पर्टिकुलर जो 48 रूल 48 है वो हमें बताता है कि द मैनर ऑफ द इनवॉइसेस, की किस तरह से हमारा एक रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस बनानी है। इसके 3 सब रूल थे, सब रूल 1, सब रूल 2 एंड सब रूल 3। सरकार ने क्या किया, 2019 में इस रूल को अमेंडमेंट कर दिया। 13 दिसंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन लेकर आए कि उन्होंने 8th अमेंडमेंट रूल 2019 को इन रूल्स को उन्होंने अमेंड किया। अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने क्या किया, उसके अंदर रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 5 और 6 को इन्होंने इंसर्ट किया, जो कि हमारा ई इनवॉइस से रिलेटेड था। सब रूल 4 हमें ये बताता था कि जो गवर्नमेंट है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को या किसी भी क्लास के रजिस्टर्ड पर्सन को एक मैंडेटरी कर सकती है कि उसको इनवॉइस को इस फॉर्मेट में बनानी है, पोर्टल पे बनानी है या ई इनवॉइस बनानी है। तो उसको एक मैनर उन्होंने सब बता दिया कि किस तरीके से उनको इनवॉइसेस बनानी है। फिर इसके बाद ये क्या इन्होंने क्या किया कि 30 सितंबर 2020 को दोबारा अमेंडमेंट लेकर आए और उसके अंदर इन्होंने एक सब रूल 4 के अंदर एक प्रोविजो डाल दी। प्रोविजो में ये किया कि कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल कि किसी भी क्लास के डीलर्स को या रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकता है ई इनवॉइस बनाने से। तो ये सारा था कि कब कब तक क्या ये अमेंडमेंट आई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ई इनवॉइस बनानी को किस किस को रजिस्टर्ड पर्सन को ई इनवॉइसेज बनानी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनिशियली द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ₹500 करोड़ फॉर इशूइंग द ई इनवॉइसेज। जब ये नोटिफिकेशन लेकर आए थे तब ये नोटिफिकेशन लेकर आए थे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनके लिए लेके आए थे, तो तब इन्होंने टर्नओवर की लिमिट रखी थी 500 करोड़ से ऊपर जिनकी टर्नओवर थी। मीन्स 1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ से ऊपर वाले टर्नओवर के जो रजिस्टर्ड पर्सन थे उनको ई इनवॉइस बनानी थी, उससे नीचे वालों को ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि टर्नओवर को नोटिफिकेशन के थ्रू वो कम करते गए और आज की डेट में 1 अगस्त 2023 से, फ्रेंड्स 1 अगस्त 2023 से जिसकी भी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 5 करोड़ या जिस 5 करोड़ या उससे ज्यादा जिसकी भी टर्नओवर 1 अगस्त 2023 के बाद है उसको ई इनवॉइस बनानी है। अगर वो ई इनवॉइस नहीं बनाता तो वो उसकी इनवॉइस नहीं, वो इसकी इनवॉइस ही नहीं मानी जाएगी। अब ये टर्नओवर की लिमिट क्या है, टर्नओवर को कैसे आपने कैलकुलेट करना है, टर्नओवर पैन बेस्ड है या टर्नओवर आपकी एक फर्म की मानी जाएगी, उसके बारे में हम ये डिस्कस करते हैं कि टर्नओवर के बारे में इन्होंने कहा कि टर्नओवर जो है वो पैन बेस्ड मानी जाएगी। पैन बेस्ड मीन्स कि अगर आपके एक पैन पे 3 जीएसटी चल रहे हैं, तीनों की टर्नओवर अगर हम लेंगे, एक की 3 करोड़ है, एक की 1.5 करोड़ है, एक की 75 लाख लगा लो कि 75 लाख रुपए है, तो टोटल अगर टर्नओवर देखें तो उनकी 5.25 करोड़ बन जाती है। अगर उसकी टर्नओवर 5.25 करोड़ बन जाती है तो उसको ई इनवॉइस बनानी है हर ब्रांच के लिए, हर फर्म के लिए, हर पैन पे जिसका उसका जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए उसको ई इनवॉइस बनानी है, क्योंकि उसकी तीनों जो कंसोलिडेटेड टर्नओवर है वो उसकी 5 करोड़ से ऊपर हो जाती है। अब टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है कि अगर आपकी 2017-18 से लेके 2022-23 तक इस दौरान किसी भी साल में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो गई हो तो आपको ई इनवॉइस बनानी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं कि आपकी 22-23 में 5 करोड़ नहीं थी या 23-24 में 5 करोड़ नहीं, 17-18 से लेके 22-23 के में कभी भी आपकी टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर गई, आप ई इनवॉइस के दायरे में आ गए। अब हम बात करेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन को जो इनवॉइस बनानी है वो किस किस सप्लाई के ऊपर बनानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस किस सप्लाई के ऊपर बनानी है। नंबर 1,
सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस B2B सप्लाई जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस टू बिजनेस जो सप्लाई बोलते हैं, उनके लिए आपको इनवॉइस बनानी है। दूसरे आपको जो बनानी है सप्लाई टू SEZ विद और विदाउट पेमेंट। सप्लाई SEZ को भी दो तरीके से आप सप्लाई कर सकते हैं, आइदर विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट। तो दोनों ही केसेस में आपको इनवॉइस बनानी है। एक्सपोर्टर्स को, डीम्ड एक्सपोर्टर को, इस केस में भी विद और विदाउट पेमेंट हम इनवॉइस सप्लाई करते हैं। तो दोनों ही केसेस में आपको इनवॉइस बनानी है। अब हम बात करते हैं कि क्या B2C के लिए इनवॉइस बनानी है, तो आंसर इज नो। B2C के लिए हम बिल ऑफ सप्लाई, B2C के लिए हमें इनवॉइस बनाना जरूरी नहीं है। तो इसको एग्जम्प्टेड कैटेगरी में अभी रखा गया है। बाद में क्या होता है वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि क्या एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए इनवॉइस बनानी है, देन आंसर अगेन इज नो। नाइदर exempt supply nor nil rated supplies are covered under the e-invoice systems। दोनों के लिए आपको e-invoice नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि हम दोनों के लिए आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करते, आप इशू करते हो बिल ऑफ सप्लाई। तो जिस केस में आप बिल ऑफ सप्लाई आप इशू करते हो, उस केस में आपको ई-इनवॉइस आपको नहीं बनानी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एंटिटीज ऐसी हैं या कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो ई इनवॉइस से एग्जेम्प्ट किए गए हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि प्रोविजन लेकर आए थे सब रूल 4 के लिए 2020 में कि किसी भी क्लास ऑफ सप्लायर को वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अपना ई इनवॉइस बनाने से। तो कौन कौन सी एंटिटीज को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एन इंश्योरर आर ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग NBFC। इन तीनों को आपको इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, ए गुड्स ट्रांसपोर्ट मींस GTA को भी इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरा है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, उसको भी ये इनवॉइस बनानी जरूरी नहीं है। चौथे आते हैं इसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन supplying services by way of admission to the exhibition of cinematography films in multiplex services, इनको भी इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। एंड SEZ यूनिट एक नोटिफिकेशन लेकर आए थे 61/2020, इसमें इन्होंने SEZ यूनिट को भी एग्जम्प्ट कर दिया था कि उनको भी इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, ये नोटिफिकेशन 2021 में लेके आए थे 23/2021, उसमें भी इन्होंने इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी एग्जम्प्ट कर दिया गया था। एंड पर्सन्स रजिस्टर्ड इन टर्म्स ऑफ रूल 14 ऑफ द CGST रूल, जिसको बोलते हैं OIDAR, इनको भी इन्होंने एग्जम्प्टेड कैटेगरी में रखा हुआ है। अब बात करते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट इशूइंग द इनवॉइसेस। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि जिसको इनवॉइस बनानी थी उन्होंने इनवॉइस नहीं बनाई, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। सबसे पहले तो पेनल्टी तो वो लगा ही सकते हैं आपको कि आप उनको पेनल्टी का इशू कर रहे हैं, नोटिस इशू, जैसे आजकल नोटिस इशू हो रहे हैं, तो आपको पेनल्टी तो लगा सकते हैं। पेनल्टी लगाना एक बात की बात है, लेकिन सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। सबसे मेजर कॉन्सिक्वेंसेज फ्रेंड्स ये है कि अगर आप को सब रूल 4 में इनवॉइस बनानी थी, जिसको हम ई इनवॉइस सिस्टम कह रहे हैं कि ई इनवॉइस बनानी थी, और अगर आप ई इनवॉइस नहीं बनाते तो फ्रेंड्स ये बात को आप जान लीजिए कि दैट इनवॉइस विल नॉट बी ट्रीटेड ए प्रॉपर इनवॉइस और ए वैलिड इनवॉइस। एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट इशूइंग द वैलिड इनवॉइस? Your buyer will not get the input tax credit on that invoice। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपने जो टैक्स जमा करा दिया गवर्नमेंट को, आगे पास ऑन किया, क्यों किया? क्योंकि आपने B2B सप्लाई की है। B2B सप्लाई करके आपने पास ऑन तो कर दिया, लेकिन अगले को वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी जो इनवॉइस है वो वैलिड नहीं थी। वैलिड इनवॉइस नहीं है तो आपका इनपुट पास ऑन जो किया आपने वो उसको वैलिड नहीं है, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट द ई इनवॉइस सिस्टम। एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि आपको मैं ई इनवॉइस सिस्टम के बारे में बताऊं। आप लोगों ने बड़े सेंस धैर्य से मेरी ये वीडियो सुनी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड आगे भी मैं कोशिश जारी रखूंगा कि नए नए टॉपिक्स पे कोई वीडियो बनाऊं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।